हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या है एम्पिरिकल फार्मूला? ठीक है, फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? जैसे हमने फार्मूला मास पढ़ा था NaCl का, तो एक Na आइटम जो होता है 6Cl से घिरा हुआ होता है, वैसे Cl जो होता है वो 6 Na आइटम से घिरा हुआ होता है। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं नटसेल में? NaCl। लेकिन हमें उस एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम वे में ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि C2H6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका सिंपल होल नंबर रेशियो ले लेंगे, CH3। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं इसी का, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर मास इसका नहीं होता, ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, इसका यूज कर करके हम लोग ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं। एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट। ठीक है, जैसे कि C4H10 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2:5। आई बात समझ में? ये इसका, ये जो C2H5 है, C4H10 का क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है। आई बात समझ में? और वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वेयर एज मॉलिकुलर फॉर्मूला शोज एग्जैक्ट नंबर। ये क्या करता है? एग्जैक्ट नंबर शो करता है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। डिफिनेशन क्या है? डिफरेंस क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में? ये क्या करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स या जो एटम्स प्रेजेंट हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन 4% है, कार्बन 24% है, और कोई एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन कितना है? 4.07% है। कार्बन कितना है? 24.27% है। क्लोरीन कितना है? 71.65% है। ठीक है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, या हम बात करें तो इसका एटॉमिक वेट लगभग 1 AMU होता है। इसका 12 होता है और इसका 35.5 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक आइसोटोप भी होता है, क्लोरीन 37। ठीक है, ये आइसोटोप भी प्रेजेंट होता है क्लोरीन 35 के साथ, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समथिंग 35.5 आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया। अब ध्यान देना, जहां पे मास गिवन नहीं होता है टोटल मास, वहां पे हम लोग 100 ग्राम मान के चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें गिवन नहीं रहेंगी, इनका सम क्या हो जाएगा? 100% होता है ना, परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर दिया भी ना गया हो तो 100 ग्राम मानते हैं। मान लो 100 ग्राम में 4.07 ग्राम क्या है? ऑक्स हाइड्रोजन है। इसका 1 से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना पहले, कल पढ़ा था। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। ठीक है, अब वैसे कार्बन का हम लोग निकालेंगे, 24.27 अपॉन 12, अप्रोक्सीमेटली 12 होता है, पॉइंट समथिंग होता है, तो उससे जरूरत नहीं हमें क्योंकि रेशियोज लेने हैं। 2 आएगा। ठीक है,
वैसे अब हम लोग क्लोरीन का निकालते हैं। 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया। ठीक, अब इनका सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। जो वेट आया है इसका सिंपल होल नंबर रेशियोज लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4:2:2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2:1:1। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल के आता है CH2Cl। यहां तक आया समझ में? इंपेरिकल फॉर्मूला आया निकल के? क्या किया हमने? 4 ग्राम, अब परसेंटेज में गिवन है, टोटल 100% होगा। ठीक है, तीनों का परसेंटेज का सम 100% होगा, तो होल उसको हम लोग ने 100 ग्राम मान लिया है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें मानना पड़ेगा 1 लीटर, टोटल वॉल्यूम 1 kg, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 4%, 24%, 71% गिवन है। ठीक है, तो इसको 4 ग्राम, 24.27 ग्राम और 71.65 ग्राम हमें पता चल गया। इस क्लोरीन, इनका मास पता चल गया। अब इनके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने पे हमें ये आ रहा है 4:2:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो। ठीक, और इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो 2:1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंपेरिकल, मतलब दो कार्बन के आइटम है, एक कार्बन का आइटम है, दो हाइड्रोजन के आइटम है, एक क्लोरीन का आइटम है। ठीक है, ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया था CH2Cl। ठीक, अब हम इसको, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे। 12 + 2 + 35.5, ये कितना आ जाएगा? 49.5। इनका सम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 49.5। ठीक है, अब हमें वो नंबर निकालना होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को, इन दोनों तीनों के एटॉमिसिटी को। ठीक है, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो हमें क्या करना है, मोलर मास गिवन है, हमें एक का मास पता है, एक यूनिट का मास पता है, तो मोलर मास को हम लोग एक यूनिट के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 आता है, तो हमें फैक्टर जो निकल के आया वो 2 आया है। तो इसमें 2 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C2H4Cl2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, जिस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ठीक है, और टोटल मोलर मास को उस एम्पेरिकल फार्मूला के जो मॉलिक्यूलर मास आया था उससे डिवाइड कर दिया। हमें क्या मिल गया, वो फैक्टर मिल गया, जिससे हमें आगे चल के मल्टीप्लाई करना है, इसको इनकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ये हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, इसका मोलर मास 98.96 ग्राम ही आता है। ठीक है, कार्बन के 2 24 हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, क्लोरीन के 2 71 पॉइंट कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो 28 प्लस अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्टोचियोमेट्री और स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशंस की। स्टोचियोमेट्री एंड स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, इससे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। हमें थोड़ा सा ये टॉपिक हमें
जो इसके आगे वाला लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है, उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इसकी बैलेंसिंग की, ठीक है। तो वो सिंपल वे में हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे अभी, क्योंकि आगे चल के जब आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से हमें बैलेंसिंग करनी होती है, वो काफी सिंपल होती है, काफी अच्छे तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे, तब वो बैलेंसिंग पूरी समझ में आ जाएगी, काफी इजी वे में होती है वो। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उस क्या मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, तो हम उस समय पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अभी बस इतना जानते हैं, छोटे छोटे इक्वेशंस रहेंगे, उनको बैलेंस करना रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मॉस, क्या बोला गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज सेम नंबर ऑफ एटम ईच साइड ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना दोनों तरफ, वो सेम होंगे, क्योंकि एटम भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। जो रिएक्टेंट में रहेगा उतने एटम हमें प्रोडक्ट में भी मिलने चाहिए, ठीक। तो बैलेंसिंग का शॉर्ट मतलब यही है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार आयरन के एटम मिलके तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे ये भी है P4O2, P4O10 बना रहा है, P4 ऐसे 4 ऐसे लिखा है, 10 ऐसे लिखा है, ठीक है। वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत आती है। लिमिटेड लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं। द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट limits the amount of product form, therefore called limiting reagent। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है, हमने सारे लॉज लगभग पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये है जैसे कि कार्बन को अगर हमें CO2 ही बनाना है, ठीक है, टोटल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 ही बनाना है, तो हमें इनकी कुछ, मान लो ये एक्स गिवन है ना, उसके रिस्पेक्टिवली हमें ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लेके आ जाए। हम लोग ऑक्सीजन कम लेके आएंगे तो कम CO2 बनेगी, कुछ कार्बन रह जाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन लेके आएंगे तो सारे CO2, सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ O2 रह जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिट कर देगा रिएक्शन को, उसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। कार्बन जो चीज पहले खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक परफेक्ट रेशियो में इन दोनों को, एक सिंपल रेशियो में या परफेक्ट रेशियो कह सकते हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी एक दूसरे के साथ रिएक्शन में, रिएक्शन करने के लिए एक परफेक्ट वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दोनों का कुछ रेशियो होगा, ठीक है। वन वॉल्यूम ऑफ कार्बन, वन वॉल्यूम नहीं कह सकते, गैस नहीं होती है, एक मोल ऑफ कार्बन और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है, तब जाके एक मोल ऑफ CO2 बनेगी, और बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में, ठीक है, अब कुछ अमाउंट हम दोनों को देखो ऐसा समझो, कुछ अमाउंट ऑफ CO और CO2 रखेंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमें जितना कार्बन गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी टोटल CO2 बनेगा, जहां ना O2 बचेगा ना C बचेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन कम हो या ऑक्सीजन कम हो, ठीक है, कार्बन कुछ हो, ठीक है, एक्स मोल कार्बन हो, वाई मोल CO2 O2 हो, O2 ज्यादा है, कुछ रिएक्शन हुई, एक्स मोल ऑफ कार्बन खत्म हो गया, कुछ जेड मोल ऑफ ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। जो बच रहा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये केस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, ऑक्सीजन पहले खत्म हो सकता है, कार्बन बचा रह सकता है। जो खत्म हो जाए पहले, उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। आई बात समझ में। चलो चलो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती है।
पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर में है। 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, तो अगर इन्हें कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म करना है तो 1:3 के रेशियो में ये हमें चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट कितना है। नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? केजी में, इससे पहले हमें कन्वर्ट किस में करना होगा? ग्राम में। 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 10 × 10⁻³ ग्राम्स अपॉन हाइड्रोजन का मास, गैस है 2। ठीक, अब हम इसके मोल्स निकालते हैं। 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 25, 14, 7, 8 आएगा और ये समथिंग आएगा 5 आएगा। ठीक है, और इनका रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:4.8 या 4.9 के अप्रोक्स आने वाला है। सॉरी, ये 4.9, 2.9 के अप्रोक्स आने वाला है। अब देखते हैं इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 1:3 की। मिल क्या रहा रेशियो? 1:2, 1:2.9 का। तो कम कौन है? हाइड्रोजन कम है ना। ठीक है, नाइट्रोजन तो बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा। तो इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन हुआ ना। ठीक, हमने क्या किया है, ये देखो सिंपल मेथड है। बुक में थोड़ा सा टिपिकल मेथड दिया गया है, ये सिंपल मेथड है। एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल करके, मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक, अब हमें उसके बाद क्या करना है कि इनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जिस रेशियो में रिएक्शन कर रही है दोनों को और कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म कर दे रही है, वो निकालना है। तो ये सिंपली ये 1:3 के रेशियो में रिएक्शन कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे जो मास गिवन है, जो मास गिवन है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड जब करेंगे तो हमें मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये मोल्स निकल के ये नाइट्रोजन का आया और ये ऑक्सीजन का आया। 10⁻3, 10⁻3। ठीक, लेकिन जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 1:2.9 आ रहा है और रिक्वायरमेंट कितने की है? 1:3 की है। तो पहले कौन खत्म होगा? हाइड्रोजन खत्म होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए कितना अमोनिया फॉर्म होती है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या एक मैसेज डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ये नीट आईआईटी जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसी से आते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चंस इसी से आते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन in its given volume can be expressed in the following ways। कंसंट्रेशन को हम लोग 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या? मास परसेंटेज ऑफ वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट गिवन हो, मास बाय मास गिवन हो। ठीक है, दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट
सॉल्वेंट मिलके जब सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों का क्या मोल फ्रैक्शन, कभी इसका पूछ लेगा सॉल्यूट का पूछ लेगा, कभी सॉल्वेंट का पूछ लेगा। ठीक है, कभी सॉल्यूट पूछ लेगा कभी सॉल्वेंट का पूछ लेगा। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केजी में सॉल्वेंट का मास। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं, क्या आता है, मास परसेंटेज आता है। इसको सबसे बेटर तरीका होगा एग्जांपल से समझते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट Na2SO4 में हमें मास परसेंटेज निकालना है डिफरेंट एलिमेंट्स का। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले सोडियम का मास कितना होता है 23, सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, ध्यान रखना यूनिट। ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है 16। ठीक, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 23 इंटू 2, क्योंकि दो सोडियम प्रेजेंट है, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली ऐसे होगा। ठीक है, प्लस करेंगे सल्फर के मास को, प्लस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, तो यह आ जाएगा आपका 46 प्लस 32 प्लस 64। तो ये आता है 4 2 6 6 6 12 6 3 9 9 4 13 1 14 142 टोटल मास आ गया। ठीक है, अब सोडियम का देखते हैं, सोडियम कितना है, दो सोडियम प्रेजेंट है, तो 46 इसका मास होगा 46 बाई 142 इंटू 100, ये सोडियम का मास परसेंटेज आ गया। अब बात करते हैं सल्फर का, सल्फर का मास कितना है 32 है बाई 142 इंटू 100, ये सल्फर का आ गया। ऑक्सीजन के कितना आएगा, ऑक्सीजन का मास टोटल कितना है 64, चार ऑक्सीजन है 142 इंटू 100, ये आ गए डिफरेंट मास परसेंटेज। ठीक है, आई बात समझ में। हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट था, इसका टोटल मास हमने निकाल लिया, टोटल मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया 142 आया। अब हमें एक एक करके तीनों का निकालना है, दो सोडियम प्रेजेंट है तो दो सोडियम का मास 46 डिवाइडेड बाय, ये सिंपल परसेंटेज मेथड है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, 142 टोटल मास से डिवाइड कर दिया इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इसका मास परसेंटेज आ गया। वैसे सल्फर का आ जाएगा, वैसे ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लो दो चीज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इसके मोल्स Na है, इसके मोल्स Nb है। ठीक है, कभी हम आपको बोल दिया जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, Na डिवाइडेड बाय इसका मोल। ठीक है, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, Nb, Na अपॉन Nb। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता है, इसको दूसरे टॉपिक से मिला के मोलैरिटी वगैरह से, मोलैरिटी से मिला करके इससे क्वेश्चन आते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी क्या होता है, एक सबसे वाइडली यूज्ड यूनिट होती है मोलैरिटी। ठीक है, आगे चल के आपको नॉर्मेलिटी भी पढ़ना होगा, इसी का एक छोटा भाई होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी, और ये डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल एम से। ध्यान रखना मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये चीज काफी कंफ्यूजिंग होती है, ये कैपिटल एम से, और आने वाला जो मोलैरिटी है वो स्मॉल एम से, जहां एम लिखा है ये नाम नहीं दिया रहेगा मोलैरिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हें दे दिया जाएगा, एम दे दिया जाएगा सिर्फ, और तुम्हें फाइंड आउट करना होगा मोलैरिटी या जो भी आगे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इट इज डिफाइंड
as number of moles of solute in 1 liter of solution. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बोला गया है, और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स. ये दोनों में कॉमन रहेंगे, मोलैलिटी में भी कॉमन रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नीचे डिफरेंस आ जाता है. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं इस पे काफी, क्योंकि इसमें लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी निकाल के चले आते हैं. ठीक, और यही नीट और जेई, नीट और मेंस में पूछा जाता है. ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं. एडवांस में आएगा, लेकिन एडवांस में दूसरे टॉपिक से मैंने शुरू में जैसे बताया था उससे मिक्स करके आएगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया. यूरिया क्या होता का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यूरिया क्या का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला, और इसका मोलर मास कितना होता है, 60 होता है. काउंट करके देख लेते हैं. एन का मास कितना, 14 प्लस 2 16, 16 टू जा 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 60 80 कितना, 60 आएगा. 16 टू जा 32, 32 प्लस 12, इसका 12 हो जाएगा. 44 प्लस 16 कितना, 460 आया. आगे बात करते हैं. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ग्राम पर ml, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला और ध्यान रखना आप लोग. जो डेंसिटी होती है ना, वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है. यूनिट ध्यान रखना, अगर यहाँ ग्राम दिया गया तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए. ठीक है, अगर केजी गिवन है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, केजी पर लीटर होना चाहिए, पर एमएल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए. यूनिट ध्यान में रखना, यहाँ यूनिट का ही चक्कर होता है. अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, पहले यूरिया का निकाल लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 120 डिवाइडेड बाई 60, 2 मोल्स आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, क्योंकि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है. 1 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी कितना है 1.15, और जो वॉल्यूम होगा वो किसमें होगा, लीटर में होगा. ये भी पता होना चाहिए, लीटर में वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में मोलैरिटी निकालने के लिए. तो क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. तो मास अपॉन डेंसिटी क्या आएगी, मास कितना है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 प्लस 120. वाटर 1000 है, और ये कितना है, यूरिया का भी मास उसमें ऐड होगा ना. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर बोला होता है. ठीक है, ये कितना आ गया मास, टोटल मास इतना हो गया. डेंसिटी कितनी है 1.15 ग्राम पर ml. ठीक है, अभी देखना, अभी ml में है, अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये कितना जाएगा, 1120 डिवाइडेड बाई 1.15. ग्राम ग्राम कैंसिल, देखना यूनिट भी कैंसिल हो जाती हैं. और ml क्या होगा, इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ml आएगा. ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे, 1.120 आ जाएगा. ये 1000 से डिवाइड होगा, 1120 जब 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.120 हो जाएगा, तो 1.15. ठीक है, अब हमें मोल्स पता है, वॉल्यूम इन लीटर्स पता है, मोलैरिटी हो जाएगा कैपिटल एम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.120 अपॉन 1.15. ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं.
इसको एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3, ठीक है, HNO3 का एक सॉल्यूशन है, नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, और डेंसिटी कितनी गिवन है इसकी, 1.4 ग्राम पर ml। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है इसकी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 63% सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, वाटर में मतलब मिक्स है, 60 वेट बाई वेट से है, ठीक है। मान लेते हैं 100 ग्राम अगर वेट है टोटल, तो 63% मतलब 63 उसमें नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। ध्यान देना, ये ट्रिकें होती हैं कि 100 हम मान लेते हैं, कभी कभी 1 लीटर हम मान लेंगे पहले से, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब 63 ग्राम नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड है, इसका मोल्स निकाल लेते हैं। 63 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1 प्लस 14 प्लस 48, ये 63 आता है, तो ये कितना आ गया, 1 मोल आ गया, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सब, आ गया 1 मोल। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मान लो 100 ग्राम टोटल वेट था, वॉल्यूम क्या होता है, पहले डेंसिटी क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी। और मास कितना है, हमने क्या माना है, 100 ग्राम माना, मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे 63 उठा के मत ले लेना, तो 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, ml ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आता आपका ग्राम ग्राम कैंसिल, और ये ml में है तो 100 अपॉन 1.4 ml हो जाएगा, तो लीटर में हमें कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे तो 0.1 अपॉन 1.4 लीटर आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे, ठीक। आई बात समझ में। चलो आज यहीं पे डिस्कशन को एंड करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, वो आखिरी सेशन होगा, तो थोड़ा सा ही टॉपिक रह गया है, ठीक। गुड बाय।